Section of the Waqf Amendment Bill 2025. हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए। देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सपना। ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा से वो बिल पास हो गया है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा हो रही है। विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है और कई आरोप मढ़ रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सारे आरोपों और सवालों का जवाब दिया जा रहा है और कुछ ही देर पहले इनफैक्ट भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल पर कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सुनिए, वायनाड में 4.7 एकर्स तालापूजा वायनाड में यहां पर क्लेम कर दिया। अब वहां से कोई आवाज ही नहीं उठती है। वो लोग चल करके हमारे पास आ जाएं तो हमको ये पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई आप अपने एमपी से मिल करके आए हो क्या? उनको बताया क्या? जब नहीं बताया, भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? हम तो यही कहेंगे कि सुबुद्धि आए और सुबुद्धि के साथ साथ हम इन बातों को समझ सकें और इसको हम ध्यान में रख करके चले तो अच्छा रहेगा। सभापति जी, मैंने कोशिश की है कि मैं सब्जेक्ट पर रहूं और मैंने सारे क्लॉजेस कोट किए हैं और सारे सब सेक्शंस कोट किए हैं, जो सारे सब सेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में एक बात और मैं सभापति जी कहना चाहता हूं। एक नई चीज मैंने देखी है, लोग यहां अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। अब हम किसको जवाब दें? अभी हमारे यहाँ पर एक सज्जन, चूंकि मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा दिखता है। 180 डिग्री भाषण देने के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं। मैंने ऑनरेबल मेंबर्स on several occasions I have indicated to the House, particularly, and I have no hesitation, because I believe in the wisdom, sagacity and patience of very distinguished members of the fraternity to which I belonged. Parliamentary work is not casual. Parliamentary work is responsible. तो राज्यसभा में चर्चा अभी जारी है। लगभग 10 या 11 बजे रात तक
वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा की जो वोटिंग हुई है वो 2 बजे सुबह तक उस पर चर्चा हुई है और फाइनली वक्त बिल 2 बजे सुबह में पास हुआ है और कल आखिरी दिन है इस बजट सेशन का। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी यहाँ पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी जुड़ेंगे, कांग्रेस से सुजाता पॉल हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। Amendment Bill 2025. Waqf Amendment Bill 2025 and the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha. लोकसभा में पास कराने के बाद सरकार ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। हमने सर जो प्रावधान किया है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष ने फिर से वक्फ संशोधन बिल के बहाने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा ये उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। विपक्ष का आरोप ये भी है कि सरकार मुसलमानों को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्यवादियां देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सवाल। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की आपत्ति गैर मुस्लिमों की एंट्री वाले प्रावधान को लेकर भी है, जबकि सरकार इसे लेकर अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुकी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी ज़ाब्तों में खिलाफ वर्जियां हैं, आईनी उसूलों की पामाली है और ये एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतकी फैसले हैं। इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौजीह नहीं है और सबसे बढ़कर ये अक़लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहाँ तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ तो विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास हो गया, लेकिन अगर विरोध ना हो तो विपक्ष का मतलब ही नहीं होता। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि इसे जबरन पास कराया गया। बहरहाल विपक्ष का विरोध राज्यसभा में भी जारी है। मुकाबला में आज का सवाल है, वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। विपक्ष के इस आरोप में कितना दम है? क्या वक्फ बिल के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या वक्फ कानून में बदलाव से सरकार का दखल बढ़ेगा? सरकार की दलील विपक्ष समझ नहीं पा रहा या समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे साथ सारे गेस्ट जुड़ गए हैं। अली अशरफ आतमी नेता हैं आरजेडी के और नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के। प्रदीप भाटी यहाँ पर स्टूडियो में हैं, सुजाता पॉल और शिवम त्यागी भी हैं। सुजाता पॉल, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ही एक हेल्दी ट्रेडिशन जो पुराने ज़माने में दिखता था वही दिख रहा है। डिस्कशंस हो रहे हैं, बहस चल रही है और एक दूसरे को जवाब और सवाल चल रहा है। लेकिन इस सवाल जवाब के बीच में एक आरोप ख़ास करके ऑपोजिशन पर है कि आप लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक मुसलमानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे। आपको लग रहा है कि उनको डरा दो, धमका दो और शायद वही आपका, क्योंकि आपका एक वोट बैंक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। क्यों इस देश के बाकी लोग क्या हमारे को वोट नहीं देते? कौन से वोट बैंक की बात हो रही है मारिया जी? सच्चाई ये है कि हम तो बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पे चलते हैं और हम ये मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश का हर तबका जो है, हर समुदाय जो है उसके साथ खड़े हों, उनकी मुश्किलों में खड़े हों, उनको आगे बढ़ाएं, उनके विकास की बात करें। मगर मोदी जी की तो बात जो है वो दोहरी है और वो आज साफ है, क्योंकि वो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और जुमला ये बन जाता है बेहद ही खास। क्योंकि सच्चाई है कि आज अगर मोदी जी, आपने जिस बात को कहा कि बहस में एक बराबरी की बहस हुई और आपने देखा कि अगर उनको 288 मिले तो इधर भी कोई कम नहीं थे, 232 कोई कम नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आज जनता की आवाज गूंज रही है और आप अगर उसे बुलडोज करेंगे तो जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। और मुझे इस सिंपल सी बात बताइए ना, डरा कौन रहा है? डराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ ही जो संस्थान है वही करते हैं। सड़कों पर रोक देते हैं और उनको डिमीन करते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े पापी हैं लोग हमारे देश के। अरे ये अपने ही देश के लोग हैं, इनको अगर अपनाओगे नहीं तो खास कैसे बन पाओगे? और जो विश्व गुरु बनते हैं वो एक खास समुदाय से डरते हैं, क्योंकि 400 पार का नारा था और ये जहां पर आके रुके हैं उससे इनको साफ हो गया कि इनके अपने लोग डराने का काम तो आप करते हैं शिवम, और आपकी पार्टी करती है। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रिटॉरिक्स से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बिल पर बात कर रहे हैं, बिल पर ही चर्चा होती तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक बात डराने की है, बिल्कुल कोई नहीं डरा रहा है, हमें डराने की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो इनफैक्ट और इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं और महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, आगा खानी समाज की बात कर रहे हैं, बोरा समाज की बात कर रहे हैं। इस तरह से सबकी इंक्लूसिविटी की अगर बात की जाए तो उसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि जहां तक डरने का विषय, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इसी तरीके से डराने की बातें इन्होंने सीएए के समय की थी, आज 2 साल हो गए, क्या हुआ? मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनको देश से जाने के लिए कह दिया जाएगा, वो यहाँ रह नहीं पाएंगे और न जाने क्या क्या। उसको लेकर सालों साल इस देश में सड़कें बंद हुई, अंततः आज 2 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ है और अच्छे तरीके से जानते हैं कुछ नहीं होना। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल भी कहा
कि आप जो ये खास तौर पर अपीजमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। 4 साल बाद इस देश के मुसलमानों को ये भी पता चलेगा कि जो प्रोविजन हुए थे वो फायदे में थे या नुकसान में थे। अल्टीमेटली आपको आईना दिखाया दिया जाएगा। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, रिफॉर्म किसी भी लॉ में लगातार होते ही रहते हैं, संशोधन किसी भी लॉ में हमेशा होते ही रहते हैं। वक्फ की भी बात करें तो 1995 हो, चाहे वो उससे पहले 1955 हो, चाहे उसके बाद 2013 हो, लगातार रिफॉर्म्स होते रहे हैं। और अब ये एक नया रिफॉर्म है, चीजों को बेहतर होगा कि पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करें, कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत है, क्यों सिर्फ तुष्टीकरण करना है। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर तुष्टीकरण भी करना है और चलिए नहीं भी करना है, देश का इतना बड़ा बिल था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वहां पर होना चाहिए था। मैं मानता हूं कि हम इस देश में अप्रोक्सीमेटली करीब अगर बात करूं तो पूरे तरीके से 48 से 50 साल ऑपोजिशन रहे। गौरव गोगोई ने तो अच्छी बहस, बट हम 50 साल ऑपोजिशन में रहे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उपसभापति, उपनेता सब वहां पर होते हैं। क्या दिक्कत है? होना चाहिए। आपको वोट भी चाहिए और 4 बजे आप आके वोट कर दो। रिकॉर्ड देख लीजिए और ये बता दीजिए कि वो किस किस बहस में कितनी देर रहे हैं। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा था, जब आप बात कर रहे हैं अपनी, तो आप करिए बात कि अपने बारे में भी आप सच्चाई बताइए। आप दूसरों के बारे में बताएंगे अगर, तो ये बात तो साफ हो जाती है कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं। मगर एक बात इन्होंने कही कि जनता जो है उनको डराने का काम सीएए पे किया। अरे सीएए पे किया क्या? इसका मतलब आप मानते हैं इस बात को कि जनता हमारी बात सुनती है? इसका मतलब है कि फ्लोटिंग वोटर हो या आपके तमाम हथकंडे हो, उसके बावजूद जनता हमारी बात सुनती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि हम जो बात करते हैं जनता के बारे में वो जनता के लिए करें, और वो कर भी रहे हैं। और इन्होंने रिफॉर्म की बात करी, बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म में आप महिलाओं को बोलेंगे कि उसमें महिलाएं नहीं है, अब 2 महिलाएं आएंगी। अरे 2 महिलाओं से ज्यादा का प्रावधान 1995 के एक्ट में ऑलरेडी है। और नॉन बायोलॉजिकल को आईना दिखाया गया है, इस जनता ने दिखाया है नॉन बायोलॉजिकल। नीरज कुमार जी करना चाह रहे थे। नीरज कुमार जी प्रवक्ता हैं जदयू के। दे दीजिए थोड़ा सा समय, फिर अगर उनको दिया है तो। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जहां तक बात डराने और धमकाने की है, अगर आपकी बातों में लोग आते तो आप सरकार में होते। जहां तक बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, वहां पर बिल को पेश करने वाले कौन थे? माइनॉरिटी मिनिस्टर वहीं पर थे। उसके अलावा लगातार बीच में जो ग्रेवेंसेस ले रहे थे वो कौन थे? गृह मंत्री जी थे, लगातार वहीं पे थे। मैं मानता हूं कि बिल एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो, बिल जाए, पास हो, ना पास हो, अगर आप लोकसभा में या फिर राज्यसभा में होंगे और आपके नेता वहां पर होंगे तो एटलीस्ट जिनकी आप रहनुमाई, बीच में नहीं बोला, 232 की बात नहीं बोल रहा हूं। अरे मुकाबला तो बराबरी का ही है, लेकिन मेजॉरिटी अब यहाँ बराबरी रहने देंगे कि नहीं? मैं नहीं बोलना चाहता आपके बीच में। बाबा साहेब ने कहा था कि मेजॉरिटी टिरनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं? मैं नहीं चाहता, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए। सुन तो लीजिए सुजाता जी, उनकी बात तो सुन लीजिए। हाँ, फिर से वही कह रहा हूँ, जिन लोगों का तुष्टीकरण करते हो कम से कम उनके मुद्दे उठाने के लिए वहां पर बेशक चाहे बिल पास होना था, अपनी बातें तो रखते, वहां पर कहते तो सही, बताते तो सही, इश्यूज तो गिनवाते, ग्रीवेंस रात को 12:30 बजे स्लीपर्स पहनकर जो है फ्लोटर्स पहनकर आप संसद में आ गए, वोट दिया और निकल कर चले गए। तो अगर मुसलमानों की रहनुमाई करनी है वो जानती है कि आप, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतनी क्यों है? बेचैनी तो आपकी है, बेचैनी तो आपकी है, झूठ अपने समय में बोला। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होइए, शांत होइए। आपको उनकी आवश्यकता है। सुजाता जी, सुजाता जी शांत हो जाइए। हाँ, अब आगे भी लोग हैं। नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, 6 महीने में चुनाव है बिहार में, मुसलमान वो जो आपके वोट बैंक है उनकी आपको चिंता है? मुसलमान के वोट बैंक की चिंता नहीं, वोट बैंक के रूप में नहीं, वोटर की जरूर चिंता करते हैं। और पूछ लीजिए लोगों से, जो लोग बैठे हुए हैं, या पूछिए, सबको राज करने का मौका मिला है। वक्फ की संपत्ति के विकास में सरकार का योगदान हम 110 करोड़ माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। और बहुत दूर नहीं जाना है, आपके रिपोर्टर एनडीटीवी के यहाँ है, उनको कहिए कि पहले का सब्जी बाग का वो हॉल अंजुमन इस्लामी और नीतीश कुमार जी का, और जितने सीमांचल के इलाके चाहे बिहार के अन्य जिले, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में वहां मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया, मैरिज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और वहां पर विद्यालय छात्रावास बना रहे हैं। जी, तो नीरज कुमार जी, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड फंक्शनिंग है। अगर जो आरोप था कि वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, फलाना का इशू है, ये सब तो आंसर आपने ही दे दिया। नहीं, मैं उसी इशू पर आ रहा हूँ। हाँ। मेरे पास बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का किताब है।
75 साल में तो कभी बहस नहीं हुई। 75 ईयर्स हो गए। उसका रूल 8 का बी यह कहता है कि बिहार सिविल सेवा के सदस्य या आईएएस कोई सदस्य इसका हो सकता है। ये तो कभी नहीं बना, ये कभी नहीं इशू हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति क्यों होगा। और मठ मंदिर के जमीन के लिए पोर्टल बनाने का फैसला हमने लिया, इसलिए कि इस जमीन का दुरुपयोग होता है। इस सब लोग मानते हैं कि वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है। माननीय लालू जी ने 7 मई 2020 को पार्लियामेंट में कहा, 2010 को पार्लियामेंट में कहा कि, और आप पटना का डाक बंगला देख लीजिए, कौन कब्जा किया है? हाँ। मुसलमान कब्जा किया है, चलिए, हिंदू ने भी कब्जा किया है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह जरूर आवश्यक है और मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के धारा 36 और धारा 37 यह कहता है कि आप लीज की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कर सकते हैं। तो 100 वर्ष का लीज कर दिया भाई, 40 वर्ष का लीज कर दिया, 30 वर्ष का लीज कर दिया। यह अधिकार कौन देता है? चलिए फातमी साहब आप उसका जवाब दीजिए कि वक्फ में करप्शन है, उसकी बात तो लालू जी ने खुद की थी। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की जा रही है तो आरजेडी को क्यों आरोप है? मतलब उनको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, जो सबसे पहली बात है कि जिन्होंने बिल लाया है उनको वक्फ के बारे में मालूम ही नहीं है। जो भी बिल लाए हैं आज, चाहे होम मिनिस्ट्री उसमें हो या प्रधानमंत्री हो या जो हमारे माननीय डीजीओ जी हैं, इन लोगों को वक्फ के बारे में मालूम ही नहीं। अब ये महिला की बात करते हैं, ये पसमादा की बात करते हैं, ये गरीब की बात करते हैं। वक्फ एक रिलीजियस पर्पस है और रिलीजियस पर्पस में हम अपनी दौलत, कोई भी इंडिविजुअल अपनी दौलत मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए या फिर दरगाह के लिए, ईदगाह के लिए, इन कामों के लिए हम लोग फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर दान देते हैं और वो वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरा है वक्फुल औलाद, जो अपने औलाद के लिए वक्फ करते हैं कि उसकी पीढ़ियों में वो दौलत चलती रहे, और ये दोनों एक खास मकसद के लिए किया जाता है। अब मसला ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा दौलत तो सरकारों के पास है। नंबर 2 पे आप मालूम कर लीजिए कि ये जो जायदाद है वो कैथोलिक चर्च के पास है, और नंबर 3 पर वक्फ के पास है। अब इनकी निगाह इन प्रॉपर्टी के ऊपर है और ये चाहते हैं कि इसको अपने खास लोगों के नाम इसको ट्रांसफर कर लें। इसलिए ये बिल को डाइल्यूट किया गया। 1954 में पहली मर्तबा नेहरू जी ने बिल लाया, उसमें फर्दर अमेंडमेंट किया गया 1995 में, और वो बेहतरी के लिए किया गया। फिर 2013 में भी बेहतरी के लिए उसको, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसने जो कहा उसके बुनियाद पर उसके अंदर 2013 में किया गया। आप उसके अंदर अगर बेहतरी के लिए काम करते तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता, ये आपके खिलाफ लोग नहीं जाते। आप तो डाइल्यूट कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी मुसलमानों ने एक खास काम के लिए दिया उसको मुख्तलिफ तरीके से इसको लूट लिया जाए। और मुझे बहुत अफसोस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है। हम नीरज भाई बैठे हैं, मुझे तो जनता दल यू, टीडीपी और ये जो अपने रामविलास जी की पार्टी है, इन लोगों पे सदमा है, अफसोस है कि इन लोगों ने इस जो कुछ आज भारतीय जनता पार्टी ने इनसे सहयोग लेकर के इस बिल को पास कराया है, ये जो पॉइंट है ना नीरज जी ये इसी का जवाब दीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि जदयू अब भाजपा हो गई है। नहीं, देखिए, तो मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि लालू जी का बयान पार्लियामेंट में सही है या गलत? हाँ या ना? हाँ या ना? यस या नो? आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं, अरे आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप ही के जमाने में किन लोगों ने कब्जा किया आपको मालूम है। किन लोगों ने जबरन उसको कब्जा करने, क्यों नहीं खाली करा दिया आपने? आप ही की सरकार थी।
मैं आ रहा हूँ देखिए एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ किसी पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये मुसलमानों पार्टी का तो नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमानों का मामला है। और इन्होंने जो बिल पेश किया इसके अंदर मुसलमानों से न तो राब्ता किया न बात की, बल्कि नीतीश जी के पास तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदमी भी गए, सब लोग जितने भी मुस्लिम फंक्शनरीज है सब गया, उनसे बात किया, और बात करने के बाद उन्होंने वादा भी किया कि हम इसको करेंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि नीतीश जी उस पोजीशन में नहीं है कि फैसले कर सके। कुछ लोग हैं दिल्ली में जो फैसला करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तकरीबन मिल गए हैं। तो ये कोई, आप इसको ये नहीं कर सकते। कल मैं देख रहा था टीवी रात के 2 बजे तक मैंने वॉच किया, और उसके बाद जो जश्न हो रहा है, जैसे मुसलमानों के यहाँ नहीं हो रहा, भाजपा के बजरंग दल के यहाँ हो रहा है, भाजपा के महिला विंग कर रही है, जश्न मना रही है। तो इसका मतलब है कि सीधा आप किसी भी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप सुख से नहीं देखना चाहते, नहीं रखना चाहते। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूँ, क्या आपने बोल दिया है, नीरज की भी बात सुन लीजिए, नीरज जी की भी बात सुन लीजिए। हमारी बात भी सुनिएगा ना। बिल मंदिरों के लिए जी आपने बोल दिया है, फातमी भाई ने उन्होंने बोल दिया। नीरज कुमार जी आप बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। मैं 3 प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। पहला, यह लालू प्रसाद जी ने यह अगर कहा कि वक्फ की संपत्ति पर निजी और गलत तरीके से लोग कब्जा कर रहे हैं, तो कोई एक दिन की बात नहीं कहा, वो सहमत थे इस बात से, तो उनका जो अरमान था वो पूरा हुआ। दूसरा सवाल, अगर हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पदाधिकारी होता है तो कोई आपत्ति नहीं, भाई अकाउंटेबिलिटी इसका होना चाहिए कि नहीं। तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ का धारा 36 और धारा 37 क्या इस बात की इजाजत देता है कि वक्फ की संपत्ति जो पुरखों ने दान में दिया, क्या उस संपत्ति को 30 साल 100 साल का लीज करने का अधिकार है? अगर ये लीज करने का अधिकार है तो मुझे कुछ नहीं कहना जी। अगर लीज करने लेकिन का मेरा नहीं कहना अधिकार है नीरज भाई, मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन था वो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहा है। हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी मेंबर्स को। बिल्कुल। अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह अगर वक्फ बोर्ड में करप्शन था तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनेगी या नहीं? बनेगी। इसलिए तो मैंने आगे बढ़ते हैं। प्रदीप भाटी जी। मारिया जी, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों में हम उलझे नहीं। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार था, अनियमितताएं थी, किसी तरह की पारदर्शिता नहीं थी, तो उस मुद्दे पे आपको सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी और उसको सही करना था, ना कि उस पे आके कब्जा करना था। आप जाके वक्फ की ज़मीन सरकार की ज़मीन नहीं है। वक्फ की ज़मीन आपने या तो मुसलमान भाइयों को उस लेवल तक ला कर रख दिया है कि वो असमर्थ हैं, वो अपने मामलात अपने आप नहीं सुलझा सकते हैं, वो या तो इतने अनपढ़ हो चुके हैं या इतना उनके साथ वो समर्थ नहीं है कि वो अपने मामलात सुलझा सके। वक्फ की ज़मीन आपकी ज़मीन तो है नहीं। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ थी तो आप उस पर कार्रवाई करते, उसको ठीक करते। आपने क्या किया? आपने सरकार द्वारा नॉमिनेटेड एक CEO बैठा दिया, एक चेयरमैन बैठा दिया, CEO बैठा दिया कि अब वो उनको सबको हेड करेगा और जितने भी फैसले लेने हैं वो कलेक्टर या उससे ऊपर वाला अधिकारी या CEO लेगा, फैसले लेगा। अगर सत्ता इसमें अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा उसमें के अंदर है, उसकी ज़मीन सबसे ज़्यादा है। 27% ज़मीन लगभग उत्तर प्रदेश की वक्फ की ज़मीन उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद चुनाव है। आप क्या करेंगे? क्यूड प्रोको करेंगे। आप अपने लोगों को ज़मीनें दिलवाएंगे, जैसे आपने रेलवे में किया, जैसे आपने आर्मी की ज़मीन के साथ किया, आप वैसा ही व्यवहार वहाँ पे करेंगे। आपका कोई इससे लेना देना नहीं है कि किसी का भला हो जाए। आपने कहा आप गरीब मुसलमानों के लिए करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, कैसे पहचानेंगे? कपड़ों से पहचानेंगे?
या वो भैंस बकरी आके ले जाएंगे जब पहचानेंगे, या कमरे आके आधा ले लेंगे जब पहचानेंगे, या मंगलसूत्र ले लेंगे आके जब पहचानेंगे उन्हें। और पिछड़े मुसलमान से पहले पिछड़े हिंदुओं की तो बात कर लीजिए। जिस पिछड़े हिंदुओं का हक मारी आपने करी, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ओबीसी कमीशन के बाद भी उनको हक नहीं दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आप उन हिंदुओं पर जवाब दीजिए। पहले पिछड़े मुसलमानों पे बात को आप टरकाइए मत, उधर की तरफ बात आप लेके मत जाइए। और किसी भी तरह का कोई भी लॉ, अगर वक्फ बोर्ड का लॉ था तो ऐसे हमारे हिंदुओं के भी हिंदू एक्ट्स हैं, हिंदू रिलीजियस एक्ट है, एंडोमेंट रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट्स है, सारे एक्ट्स हैं। आप क्या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में जाके किसी मुसलमान भाई या हिंदुओं को बैठा देंगे, या जैन के बोर्ड्स में आप बैठा देंगे? नहीं बैठा है ना। जब आपने हिंदुओं में नहीं करा, आपने किसी में नहीं किया, यहाँ तक कि राम मंदिर का जो कमेटी बनी उसके अंदर आपने ये भी कह दिया कि अधिकारी भी हिंदू ही होना चाहिए। अगर हिंदू नहीं है वहां का डीएम तो एडीएम को पावर दी जाएगी। आपने यहां तक का प्रोविजन कर दिया। और आप बात कर रहे हैं, आप इनकी जमीन पे, इनकी सिर्फ जो नजर है वो जमीन के ऊपर है, कैसे उसे लूट लिया जाए, कैसे छीन लिया जाए, जो इनकी है नहीं, सरकार की नहीं है। थैंक यू। देखिए, काम करते हैं, बात करते हैं। भाटी जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपकी जमीन पर कल आकर कोई भी बोर्ड जो है, या फिर कोई भी मंदिर बोर्ड, या फिर कोई भी व्यक्ति आकर कब्जा करता है, तो सर्वे के लिए आप कहां जाएंगे? देखिए, अगर आके वो कब्जा करता है, अपना हक दावा करता है, कहां जाएंगे आप? अगर मेरे पास अदालत है, कहां मैं अदालतों में जाऊंगा। अगर ट्राइब्यूनल बना हुआ, सुनिए, सर्वे के लिए नहीं, पहले मैं ट्राइब्यूनल, अगर सुनिए, ट्राइब्यूनल में मैं अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन है तो मैं ट्राइब्यूनल में जाऊंगा। आपकी जमीन की सुनिए, बात करिए, मैं आपकी जमीन नहीं, मैं अदालत जाऊंगा। कहां जाएंगे? सर्वे कौन करेगा? सर्वे कौन करेगा? वो अदालत आज भी कौन करेगा? यही प्रॉब्लम, वो अदालत है कि अच्छा सर्वे करवाना। मेरा सवाल है, प्लीज बीच में, प्लीज बीच में नहीं, अब चिल्लाइए ना। सवाल पूछा, मैंने कहा मैं बात कर, आपने जवाब दे दिया, अब मैं सवाल बोलूं। मैं जवाब दे दूं? आपने कहा ना जवाब, अभी तो कहा आपने, कहा कब्जा करना। भाई फिर वही बात है, सर्वे, अरे अपना अलग चीजें हैं, आप दोनों मत मिलाइए। कब्जा कराना और सर्वे कराना। टाइम बर्बाद करना है तो वैसे ही कर लो, मैं चुप बैठ जाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सुनना है तो बात कर लेते हैं। थैंक यू। सबसे पहले, इस देश में जितने भी सिविल केसेस के विषय होते हैं, जितना भी मामला होता है, अगर किसी भी जमीन पर कोई दावा करता है तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो वहीं एसडीएम कोर्ट जाता है, सर्वे वहीं से इशू होता है, और उसी के बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मैं मानता हूं आपको अलग से कुछ भी क्यों चाहिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं, सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी रिकमेंडेशन पे 2013 में ये किया, वो किया, नहीं किया। हम तो सच्चर कमीशन की बात मान रहे हैं। सच्चर कमीशन ने कहा था कि जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, उस समय करीब 3.5 लाख हेक्टेयर थी, इसके हिसाब से आज के वक्फ बोर्ड की जो कमाई है वो 12,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। यह तब कहा था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने। आज के समय में अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो भारत में 2019 में वक्फ बोर्ड की कमाई 191 करोड़ थी, जो मात्र घटकर अब 2024 में 130 करोड़ रह गई। 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन और 8.5 लाख प्रॉपर्टी। छोड़ दीजिए इस बात को, जवाब दे दूं। दिल्ली में ताज मानसिंह जो होटल है वो एनडीएमसी के अंतर्गत आता है, 150 करोड़ रुपए जाते हैं। वहीं पर खास तौर पर अगर मैं बात करूं, बैंगलोर में विंडसर पैलेस में जो होटल है उसकी लीज सिर्फ 50,000 रुपए। छोड़ दीजिए उसको, रुकिए प्लीज, थोड़ा समय दे दीजिए। इसके अलावा तेलंगाना में खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर 50,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के पास। उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं दी पिछले 2 साल से। दिल्ली में 25 महीने से तनख्वाह नहीं गई, और वक्फ की 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम तो सारी चीजें वही कर रहे हैं जो होना चाहिए, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं बताता हूं ना क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हम मान रहे हैं। और एक और चीज, आपकी बात कमेटी ने कहा था कि गैर धर्म के लोग जो है वक्फ बोर्ड में होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। और अंत में एक और चीज, पिछड़े हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में, दोनों का बराबर सम्मान होना चाहिए। और अगर आपको अगर है तो दीजिए उन्हें, तो दीजिए ना। अगर लड़ाई ही करनी है तो दोनों की करिए। नहीं तो आप आंदोलन करते बीच में नहीं। जैसे सिया सुन्नी का वक्फ बोर्ड है, ऐसे ही आगा खानी का वक्फ बोर्ड क्यों ना हो, ऐसे ही वोरा समाज का वक्फ बोर्ड क्यों ना हो। और एक चीज और कहना चाहता हूं, जब कोई भी व्यक्ति वक्फ करता है और उसके परिवार में उनकी धर्म पत्नी है, उनका हिस्सा कैसे वक्फ कर देगा भाई वो? अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपने कहा कि हिंदुओं को, पिछड़ों को भी हक दिलाने का, आपने कौन सा आंदोलन करा बताइए? एक आंदोलन बताइए आपने, बताइए, चलिए बताइए। अभी संवैधानिक दायरा उसी संवैधानिक दायरे ने लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हम आराम से बात क्यों नहीं कर सकते? सुनिए ना, आपने कमीशन बनाया, उस कमीशन हमने संवैधानिक दर्जा आपने कह दिया। अब मैं जवाब, और आप एक और चीज बताओ, पिछड़ों के साथ आपने बुरा क्या किया? आंदोलन पहली बात आप आंदोलन रिजर्वेशन प्रमोशन आंदोलन प्रमोशन रिजर्वेशन किसने रोका? उसका जवाब, प्रमोशन रिजर्वेशन किसने रोका? अरे आप आंदोलन करिए और या फिर आप बदलाव लाइए,
ये एजेंडा बदलाव लाना है। बात करिए पहले तो। अच्छा, आंदोलन आपने पिछड़े दलितों की बात नहीं करनी। सुनिए ना, एक बात सुन ली। अब आपने जवाब, अब बीच में लगातार बोलते हैं, किसने खत्म कमेंट्री किया के लिए थोड़ी बुलाया। सुनिए, तो कह रहे थे आप, कमेंट्री के लिए जब आप बोल रहे थे मैं भी यही कह रहा था, मैंने कहा कर पिछड़ों का आंदोलन पूछा तो एक पहुंच के कमीशन बनाने, उस कमीशन ने नहीं, उसी कमीशन को ये पावर दी गई कि भाई आप जाके, उसने रिपोर्ट दी कि आप जाके ये जो धांधली हुई है इसके बारे में कहा, और सरकार ने नहीं माना, और सरकार ने नहीं माना, सरकार ने नहीं माना। सुनिए ना, बात के सारे जवाब दिए। अरे कब देंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वहां पे आमदनी नहीं हो रही। कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से भाई, ये बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर इनकम नहीं कर रही है तो दे दीजिए दूसरी पार्टी। फातमी साहब, कमीशन कोई आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पहला नहीं, शांत होइए फर्क होता है। शांत होइए फातमी साहब, शांत होइए फातमी साहब। फातमी साहब, चैरिटी में दी, मैं बोल रहा हूँ, चैरिटी में दी गई। 5 स्टार होटल को चैरिटी होती है, जो भी चैरिटी मतलब 5 स्टार में था तो आप आवाज नहीं जा रही है, आप लोग किसी और को बोलने नहीं देंगे क्या? आप लोग किसी और को बोलने नहीं देंगे क्या? चलिए देखिए ऐसा है, सही बोल रहे, आप ही के साथ हैं आप। हाँ फातमी साहब, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात किया कि इतना हेक्टर जमीन है, आमदनी नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि ये जो इतना हेक्टर जमीन है उसी में मस्जिदें हैं, उसी में कब्रिस्तान है, नहीं उसी के अंदर ईदगाह है, गलत बोल रहे हैं, उसी के अंदर दरगाह है। आपको नहीं मालूम? शायद बिल्कुल मालूम है, कर लीजिए। ब्रेकअप के साथ मालूम है, फिगर्स के साथ। जगह नहीं है वो, आमदनी की जगह नहीं है, ये भी समझ लें आप। ठीक है ना? मदरसा है तो मदरसे के अंदर लोग ज़कात से मदरसों को चलाते हैं। आपको नहीं मालूम? मालूम है। हाँ, कुछ जमीन ऐसी है जो कमर्शियल है, लेकिन कमर्शियल जगह पे पैसा कौन लगाएगा? उसमें कारखाना कौन लगाएगा? कहिए मोदी जी को लगाने के लिए। तो देखिए, जहां तक सवाल पैदा होता है, ये सब हेक्टर मत दिखाइए, झूठी बातें मत करिए। आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता, बोल लीजिए, उसके बाद बोलूंगा। 30 सेकंड चाहिए होगी। हवाले रहने दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसका खुर्द-बुर्द करें, उसको इधर उधर करें। और नहीं, लेकिन लालू जी तो ऐसा ही चाहते थे, अब आप नहीं चाहते। उसमें नियत साफ है आपकी कि आप उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, वो उसको आप बंदर बांट करना चाहते हैं अपने वर्कर के अंदर, अपने कार्यकर्ता के अंदर, अपने नेताओं के अंदर, और देश के अंदर जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो आपके दोस्त हैं, उसको देना चाहते हैं। वरना इस कानून को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आप कानून लाते तो मुसलमानों से आपको बात करनी चाहिए थी, उनसे बात करके उनके बेहतरी के लिए करना चाहिए। नहीं, आपको क्यों लगता है कि नहीं बात हुई? फातमी साहब, कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, नहीं सुनिए ना, थोड़ा फैक्ट्स मेरे से भी सुन लीजिए, थोड़ा फैक्ट्स सुन लीजिए फातमी साहब। फातमी साहब, हमारी फैक्ट्स तो सुन लीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी वो करीब 7 से 8 राज्यों में गई, सारे स्टेक होल्डर्स से उसने बात की है। तो ये कहना कि मुसलमानों से बात नहीं हुई है, सही नहीं। मालूम कर लीजिए कि उसकी एक भी बात को इन्होंने माना। अगर वो मानते तो 2013 वाले जो बिल था, जो एक्ट था, उसके अंदर अमेंडमेंट करते अच्छाई के लिए। लेकिन उन्होंने अच्छाई तो इनके मन में था ही नहीं। ये तो शुरू से समझ बूझ करके उन्होंने ये काम किया कि इसको किसी तरह से बर्बाद कर देना है। मुसलमानों का ना इनको समझ में आता है, न मदरसा समझ में आता है, न खानका समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि अगर रिफॉर्म होना है तो आपको बात करके मुस्लिम पर्सनल लॉ से, दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आपको पूछ करके उसके अंदर रिफॉर्म करना चाहिए था। रिफॉर्म करके तो 1913 तक बेहतरीन बिल एक्ट हिंदुस्तान को मिला, उसको आप फिर से डिमोलिश करके 47 से पहले ले गए। इसलिए नियत आपका साफ है। आप बड़े बड़े लोगों को जमीन जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको बांटना चाहते हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और जनता दल यू, हमारे नीरज भाई बैठे हुए हैं, टीडीपी और एलजेपी, ये उसके मददगार हैं और उनको आज न कल इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मैं 10 सेकंड, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा कि कब्रिस्तान, ईदगाह और इस तरह की जगहों से कमाई नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जब आपसे कहा कि 8.5 लाख प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें कब्रिस्तान है 1,49,951, इसमें मस्जिद है 1,17,413। अब आगे आइए,
खेती की जमीन है इसमें 1,40,108, दुकानें हैं इसमें 1,06,801, घर है इसमें 89,212, इसके अलावा तमाम जगह तालाब 3,000। अपने आप मतलब ये क्या है? मैंने मांगी 3 सेकंड, चिल्ला चिल्ली क्यों करनी है भाई? नहीं पता आपको तो चुप बैठ जाइए। कौन बोल रहा है आपके बीच में? आप इनको रोक दीजिए। मैं जाना ही नहीं चाहता डिस्कशन में। लड़ाई क्यों करनी है भाई? कब्जा करे। मैं बोल रहा था 10 सेकंड रोकना है आपको, मुझे क्यों रोकना है? मैं अपने समय पर बोल रहा हूँ, मैंने टाइम लिया है भाई उनसे। यही तो लोकसभा राज्यसभा में करते हैं। कुछ भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है नहीं, कुछ भी रिटॉरिक है, कुछ भी केसेस है जिसमें कब्रिस्तान 40,000 केसेस है। 40,000 में से 9,000 मुस्लिमों के, वो भी 9,000। अरे महिलाओं के लिए नहीं पता आपको, महिलाओं के लिए कानून कुछ नहीं पता आपको। 70,000 केसेस है लैंड डिस्प्यूट के, ये भी पता होगा आपको। चिल्लाइए चिल्लाइए, दोनों चिल्लाइए। मुसलमान दुश्मन नजर आते हैं इनके गोलवालकर को, दुश्मन नजर आते हैं। दोस्त कहाँ थे कल लोकसभा में? दोस्त कहाँ थे लोकसभा में कल? लोकसभा में दोस्त कहाँ थे कल? आप मेजॉरिटी कहाँ थे बताइए? कल तो वियतनाम भी नहीं थे। आप ये बताइए कि सेक्शन 35 क्यों कर रहे हैं? मोदी जी कहाँ थे? नहीं कहाँ थे? मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी क्यों नहीं थे? मोदी जी कहाँ थे? ये भी बताओ। नॉन बायोलॉजिकल अगर वहाँ मौजूद नहीं है तो भैया वो कहाँ पे ऊपर हवा में घूम रहे हैं क्या? रुकिए शांत आवाज इनसे ज्यादा मैंने 30 सेकंड करके दिखाइए। नहीं इस गलतफहमी में जा रही है। सुजाता ये वाली गलतफहमी में ना रहिए। मिलेगी मुस्लिमों की 4 वोट जरूर मिलेगी आपको। चिल्लाइए 4 और मिल गए, 4 और मिल गई। चिल्लाइए जितना चिल्लाइए। अपने समय में बोलना है। थैंक यू। मुझे अपने समय में बोलना है। थैंक यू। ध्रुवीकरण करे। सुजाता शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। इस तरह से मुकाबला में चर्चा नहीं होता। बहुत ही शांत तरीके से आप 30 सेकंड में अपना 30 सेकंड मैं इनके बीच में पहले भी नहीं बोल रहा था, मुझे तब भी नहीं चाहिए। मैं आरजेडी के नेता को जवाब दे रहा था कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर ईदगाह और तमाम जगहें हैं जिनसे कमाई नहीं होती, तो मैं आपको ये बाइफिकेशन दे रहा था कि कमाई कहां से होती है। और जहां तक बात कमाई की है और जहां तक बात आप कहते हैं मुस्लिम धन को हम नहीं समझते, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, समझता हूं। जितनी मेरी समझ है, जितनी लोगों की समझ है, जितनी वक्फ की समझ है, सबको है। ऐसा कहा जाता है वक्फ के बारे में कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने 700 पेड़ मक्का में लगाए थे खजूर के, और उसके बाद जो कमाई हुई उस पहली कमाई को वक्फ कहा गया। वहां से ये चीजें आगे बढ़ी। 5 स्टार होटल बनाकर आप क्या कह रहे हैं? आप वक्फ कर रहे हैं। 50,000 रुपए में एक धन्ना सेट को जमीन देकर आप कह रहे हैं वक्फ। ये कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बता रही हूं? कल मिल जाएगी इनको 4 वोट देके। किस तरीके से चिल्लाची नहीं कर रही है? इनको 4 वोट। आज ये कह रहे हैं हम सच्चर कमेटी को मानते हैं। विरोधाभास है। अब हम आगे भाजपा जाओगे भाई, इनको जाओगे बता रहा है। अभी इस डिस्कशन में बस इनसे कोई पूछ नहीं रहा, इनको कोई कह नहीं रहा, इनका कोई नाम नहीं ले रहा। चिल्लाची देखिए कि भैया बोलना चाहिए। एक प्रवक्ता कहेगा सच्चर कमेटी को हम नहीं मानते, और ये प्रवक्ता कह रहे हैं पर भी 6 साल बैठे हुए थे आप। सच्चर कमेटी ने कहा था सरकारों ने भी कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की। हाँ तो कोर्ट तय कर देगा ना, अब तो क्या दिक्कत है? काउंसिल कैसे तय करेगा? कोर्ट कर देगा। कार्यक्रम में एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि जो मोदी जी को नहीं मानता वही मुसलमान नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बात? आगे बढ़ेंगे यही करना चाहते हैं आप कि जो मुसलमान को आप खतरा मानते हैं, जो आप अपने आप के दुश्मन मानते हैं, आप उनको अटैक कर रहे हैं। बताया हो जहां ये डिसएग्री करते हो वक्त से। इस देश का एक पॉइंट बताइए वक्त से कहां डिसएग्री करते हैं? सिख ईसाई सब एक है। अच्छा एक पॉइंट बताइए वक्त से कहां डिसएग्री करते हैं? आप अपने अलायंस पार्टनर को शांत कर लीजिए। उसके बाद आगे बताइए कहां डिसएग्री करते हैं? मैं मान जाऊं। अच्छा चलिए वक्त पे एक पॉइंट। प्रधानमंत्री कहाँ थे? ये वक्त का पॉइंट है। नहीं मैं कह रहा हूँ वक्त का कोई एक पॉइंट बताइए जिससे आप डिसएग्री करती हैं। भाई एक पॉइंट नहीं पता वक्त का? नहीं पता, पता ही नहीं है ना आपको तो बहुत। एक पॉइंट बताइए वक्त का, एक पॉइंट बताइए। आप मुझे बताइए। सुजाता जी चीखने की जरूरत नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए। चीखने की जरूरत नहीं। आप प्लीज इस तरह से नहीं बोले। आप भी आप शांत हो जाइए। शिवम नहीं, आप लोग दोनों का एक पॉइंट बताइए जिससे आप डिसएग्री करती हैं। इसी बात पर नहीं हम ब्रेक ले लेंगे। मुसलमान होगा आप उसके घर में कैमरा लगा के देखेंगे कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है या नहीं। बहन सुजाता जी वक्त का एक पॉइंट बताइए। आप लोग बोलने किसी को नहीं दे रहे। वक्त का एक ऐसे नहीं होता है शिवम, शांत होइए। ऐसे नहीं होता है डिबेट। नहीं आप लोग दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग दोनों कुछ नहीं बोलेंगे जी। 30 सेकंड बोल के 30 मिनट थोड़ी बोल सकते हैं। आप ही चिल्लाते हैं, फिर आप बीच में बोलने लग गए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए चुप रहिए ना, बाकियों की आगे बोलिए। चलिए शिवम फिर बोल रहे हैं। शिवम शांत। कौन बोल रहा है लगातार?
आप कमाई की बात बार बार लेके आ जाते हैं। कमाई क्या, गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है। और जब मोदी जी आके जब 2014 में कहते थे कि भाई हमारा काम गवर्नमेंट चलाना है, हमारा काम बिजनेस चलाना नहीं है, और अब आके बिजनेस की बात करने शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे इतनी लैंड है, ये इस काम के लिए आ सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी में करिए ना, आपके पास सबसे बड़ी अमीर पार्टी है, जाके जो फंड लगाना है इन्वेस्ट करिए। आपने 1 लाख करोड़ डुबो दिया है शेयर बाजार का लोगों का, उस पर जाके इन्वेस्ट करिए अपना। वही तो ज्ञान दे रहे थे हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट आने से जस्ट पहले। वो करिए जाके आप, वो ज्ञान उनको दीजिए ना। और दूसरा, ये जो बातें कर रहे हैं किसी के आपके सर्वे कौन करेगा? अरे सर्वे आके मेरी जमीन छीन लेगा क्या? अगर एसडीएम है या डीएम है, वो आके मेरी जमीनें थोड़ी छीनेगा। वो आके क्या काम करेगा? वो सर्वे का ही काम करेगा ना। आप लाके, आप इन्होंने कहा एक आदमी एक वो बताइए, ये बताइए जब आप वहां पे अपना नॉमिनेटेड आदमी बैठा रहे हैं, क्यों नहीं आप मुस्लिम वर्ग से लेके आते? क्यों आपको अधिकारी बैठाना है वहाँ? नीरज, आप ही के अलायंस पार्टनर है, उनसे सुन लीजिए। क्यों सीईओ बैठाना है? नीरज जी पूरी बात करता हूँ। बार-बार ये कहा जा रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का ऑडिट हो तो सही है, उसकी संपत्ति पोर्टल पर आए तो सही है। और वक्फ की संपत्ति मेरी जानकारी में 3 तरह की होती है। वक्फ आम, इसमें क्या कहा जाता है? आय का उपयोग गरीबों की मदद, बच्चों को शिक्षा और बीमारी के इलाज में किया जाता है। बिहार में 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी सरकार ने किया। वक्फ ने क्या किया? वक्फ ने क्या किया? क्यों नहीं किया? किनकी रूह थी वहां पे? किनको सुकून मिलता वहां पर? आपने कितने मदरसे बनाए, कितना हॉस्पिटल खोला? इतनी बड़ी आमदनी है। अगर इसका सार्वजनिक हित में इस्तेमाल होगा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 8000 कब्रिस्तान और बहुत बड़ा था अमाउंट। अगर वक्फ की संपत्ति का मूल्यांकन कर ले, और मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि फातमी साहब ने कहा कि जो डाकबंगला की संपत्ति, नोट कर लीजिए, CWJC 596 2005 सरकार गई, सरकार हाई कोर्ट गई, अभी सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ऐसे लोगों को छोड़ते हैं। आप तो उदाहरण देखिए, भागलपुर का दंगा हुआ, देश के इतिहास में घटना है ना, कि दंगा पीड़ितों को घर में पुनः बसाया गया। जो जमीन, मैं नाम बता दूंगा, जो जमीन से बेदखल थे, 43 ऐसे लोगों ने दावा किया। इसलिए कब्रिस्तान घेरिएगा नहीं, मदरसा बनाइएगा नहीं, हॉस्पिटल बनाइएगा नहीं, इतनी बड़ी जायदाद है। और अगर पोर्टल पर हिंदू मठ मंदिरों को, ये ठीक है अनियमितता थी, अगर उसको अपडेट नहीं कीजिएगा तो महंत बेच लेता है भाई, महंत का बेटा बन जाता है महंत। ये स्थिति तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, मसला है कि उनके वेलफेयर के लिए उस संसाधन का इस्तेमाल हो, इसकी मैक्सिमम गारंटी करना चाहिए। और मैंने बता दिया कि डाकबंगला वाले में क्या हुआ। जी, हमारे पास बस 2 मिनट है। एक सेकंड। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ धारा 36 और 37 इस बात की इजाजत देता है कि वक्फ की संपत्ति को आप 30 साल, 40 साल, 100 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं या नहीं? इसको स्पष्ट कर दीजिए। चलिए फातमी साहब, आप नहीं, फातमी साहब उसका जवाब देंगे। फातमी साहब जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि कब्रिस्तान कोई आमदनी नहीं करता है कि वो घेराबंदी करे। हर मदरसा जो वक्फ की प्रॉपर्टी में चल रहा है वो चंदे पे चलता है। मुसलमान के लिए मदरसा की घेराबंदी कौन करेगा? सरकार का पैसा कैसे लगेगा? वक्फ मैं कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान, मैं आमदनी बना रहा हूँ। आप पहले अपने आप को कब्रिस्तान की घेराबंदी करना क्या ये नैतिक दायित्व नहीं था? आप लोग ये मंदिर नहीं बनाने का काम क्या मंदिर का ये अलग नहीं होगा, ये अलग वक्फ है। मदरसा नहीं बनाएंगे, कब्रिस्तान का वक्फ अलग से होता है, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? नहीं भाई, आज अंजुमन इस्लामिया हॉल बन गया तो उसकी आमदनी से किसको फायदा होगा? मैं दूसरी बात यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की जो दलीलें हैं वो अभी खत्म नहीं होंगी। आज राज्यसभा से ये बिल पास हो जाएगा और उसके बाद ये एक लॉ का फॉर्म ले चुका होगा अगले 48 घंटे के
पहले शिवम त्यागी, सुजाता पॉल, नीरज कुमार, अशरफ फातमी और प्रदीप भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।